वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से लेके आ गए हैं आपका पेपर वन का पार्ट टू। अब देखो आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं ये जो है आपका यूपीएससी के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखो ये जो आपका सेट है 2024 का है और ये जो है आपके एग्जाम में आया है। तो इससे जो है हमारे प्रॉपर जो है पूरा जो है सेट को करने जा रहे हैं। इसमें जो है ये पार्ट वन समझ ले सकते हो क्योंकि सवाल तो बहुत ज्यादा है, इसलिए पार्ट वन पार्ट टू करके समझेंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय गवाए। पहले आपको देखो सब्जेक्ट वाइज आपके सवाल होते हैं। सवाल आपका जो है स्टार्टिंग में है हिस्ट्री से। तो आइए करते हैं अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। तो इसका मतलब कहा क्या गया है, इसका मतलब है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार ग्रहण करने से पहले संविधान सभा के जो अस्थाई अस्थाई पूछ रहा है, ठीक है, अस्थाई ने अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है डी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर अ प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट। यानी परमानेंट प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले थे कौन? अस्थाई कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है। यहाँ पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहता है। तो आधुनिक भारत के सवाल से है। पहला पॉइंट कहता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट। एंड सेकंड कहता है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर्स। मतलब कि जैसे पहला पॉइंट में कि इसमें जो है ब्रिटिश जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। और दूसरा पॉइंट कहता है कि रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायकी के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, दोनों में से कौन सा सही बात है? आंसर जो है इसका ए होगा, ओनली वन जो है बात सही का। Which of the following is a work attributed to playwright भाषा? मतलब कहता है कि जो रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायकी के नियंत्रण में रखा गया था। उपयुक्त में से 3 नंबर का सवाल है ना, तो ये सॉरी इसका सवाल कहता गया है कि इसे निम्नलिखित में से कौन सा रचना जो है नाटकर भास की है? नाटकर भास की है। तो आंसर जो होना चाहिए 3 नंबर का वो होगा आपका C नंबर। ठीक है, C नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। सर्वास्ती वाड़ा विनया इज द राइट आंसर। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 नंबर का सवाल कर रहा है तो आंसर सी ही होगा। मैं इधर बोल रहा हूँ, आपका आंसर जो है इसका आंसर है मध्यमा। ठीक है, बेया योगा। और 4 नंबर का सवाल कहता है 4 नंबर का जो आंसर वो भी सी ही होगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। तो वो कहता है कि संघाभूति एंड इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to China at the end of the century AD was the author of a commentary on। यानी कहता है कि संघभूति एवं भारतीय बौद्धिक भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, वे किस टिप्पणी के लेखक थे? तो आंसर जो है ये C नंबर। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू एशियन इंडिया गौतम बुद्धा was the generally known by which of the following epithets? नया पुट्टा, शाक्य मुनि या फिर तथागता। तो आंसर क्या होना चाहिए? मतलब पहले सवाल का कि प्राचीन भारत में जो है संदर्भ के भारत के संदर्भ में जो गौतम बुद्ध है उसको समानता निम्नलिखित में से किस विशेषण से माना जाता है, जाना जाता है? तो आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? 5 का B नंबर। 5 का बी। ओनली 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी अगले सवाल पर चलते हैं। छठे नंबर का सवाल ये देखो, आपका जो है एक कहा मतलब मिलान टाइप का ही समझ सकते हो। निम्नलिखित जानकारियों पर आपको विचार करना है। प्राचीन भारत के सवाल है। इधर पुरातात्विक जो स्थल है वो उनका नाम है, इधर आपका राज्य है और विवरण इनका है। तो 6 नंबर का आपने सवाल देख चुके हैं। इसमें कहता है कि इन विच ऑफ द अबव रोज इन द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच।
में जो पंक्तियाँ हैं उनमें से किन्हीं दी गई जानकारी सही है, ढंग से सम्मिलित है, ये हमें पूछता है। तो आंसर जो है इसका 6 नंबर का क्या होना चाहिए? 6 का आंसर बी होगा। ओनली 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो है हमें करेक्ट बताता है। हू ऑफ द following rulers of medieval India give permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? मतलब कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? तो आंसर जो है 7 नंबर का क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, कृष्णा देव राय। With reference to revenues collection by Cornwallis, consider the following statement. Modern history से सवाल है पहला पॉइंट में अंडर द रियोटवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन दी peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural climate. दूसरा, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी। यानी कहता है कि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहता है। पहला कहता है कि राजस्व संग्रह की रैयतवारी व्यवस्था के तहत किसानों को खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार राज्य को निर्धारित तिथि पर या उससे पहले अपना राजस्व चुकाने में विफल रहता है, तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए 8 नंबर का। 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 बात सही है, दूसरा बात सही है। कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर जो है कथनों पर विचार करने को कहता है। पहला कथन है देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद, यानी उपनिषद में कोई दृष्टांत नहीं है। दूसरा, उपनिषद की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। तो दोनों में से कौन सा बात सही है? आंसर बी है। ओनली जो है 2 करेक्ट है, 1 नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल। पहला, which one of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property right over virtual item? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10 का आंसर क्या होना चाहिए? 10 का निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है वाक्यांश सबसे अधिक प्रचलित है और उचित रूप से एक अंतर जो है संचालनीय को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? 3D आभासी दुनिया का नेटवर्क जिस तक पहुँचा जा सकता है, लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ जो प्रयास कर सकते हैं, आभासी वस्तुओं पर संपत्ति अधिकार है। 10 का राइट आंसर जो है क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। मेटावर्स। अगला सवाल। With reference to radio's isotope thermoelectric generators RTGS consider the following statement। स्पेस से सवाल है, तो यहाँ पर जो है कहता है कि रेडियो आइसोटोप वही बात करते हैं आपका रेडियो आइसोटोप, थर्मोइलेक्ट्रिक, जनरेटर, इन सभी के जो है संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करने को कहता है। आरटीजीएस आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर, यानी आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। पॉइंट 2, आरटीजी का उपयोग जो है अंतरिक्ष यानी कि ऑन बॉडी प्रणालियों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तीसरा, आरटीजी जो है प्लूटोनियम 238 का उपयोग कर सकते हैं, जो जो क्या किया जाता है हथियारों के विकास की एक उप उत्पाद है। तो आंसर जो है 11 नंबर का क्या होना चाहिए? बी होगा। ओनली 2 और 3 बात सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से करें। स्टेटमेंट 1 कहता है कि गेम्स स्टार्ट लाइव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, यानी कथन ये कहता है कि विशाल तारे बौने तारों की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तो एक तो बात ये है और दूसरा पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार गैंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी बौने तारों की तुलना में विशाल तारे में नाभिकीय प्रतिक्रिया की दर अधिक होती है। तो आंसर जो है आपका, आंसर दोनों में से कथन कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है? तो इसका आंसर जो है आपका 12 नंबर का राइट आंसर बी होगा। यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है हमें करेक्ट बताता है। फिर अगला सवाल है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडीज दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लोस। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है,
जो रक्त वाहिका को फैलाता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर 13 नंबर का क्या होना चाहिए? ए होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। कंसाइडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज है, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज है उस पर विचार करने को कहता है, गतिविधियों पर विचार करने को कहता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, यानी हवाई अड्डों पर यात्रियों पर मादक पदार्थों की पहचान विमान में। और दूसरा, वर्षा की निगरानी, ठीक है। और तीसरा आपका ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, यानी पशुओं के प्रवास पर नजर रखना। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, 14 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 14 का राइट आंसर जो होगा बी होगा, ओनली 2। कंसाइडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, रिफेल, MiG-29, तेजस, Mk1, यानी यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इन सभी पर हमको क्या करता है? विचार करने को कहता है। जैसे उपरोक्त में से कितने को कहता है निम्नलिखित में से किसमें यहाँ पर मतलब कितने को पांचवी पीढ़ी का माना जाता है, ये हमें पूछता है। तो आंसर जो है मतलब लड़ाकू विमान को माना जाता है, तो 15 नंबर का आंसर जो है वो आपका डी होगा, नन, इन तीनों को नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजल यूज, ठीक है, बताइए। कहता है सवाल कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजल्स यूज्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजल का उपयोग किया जाता है? पहला, रोगियों में नियंत्रित दवा वितरण के लिए। दूसरा, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए। तीसरा जो है औद्योगिक स्नेहक तैयार करने के लिए। तो आंसर जो है आपका 16 नंबर का बी होगा, 1 और 2 जो है दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, which of one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? तो 17 का राइट आंसर जो है आपका डी होगा, यानी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाइड्रोजन द्वारा संचालित ईंधन से इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निकास पाइप उत्सर्जन है। तो आंसर जो है आपका वाटर वेपर, जलवाष्प। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? कहता है कि हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द पर वास्तव में और उच्च रूप से निम्नलिखित में से की गई इसके संदर्भ में चर्चा करने को हमको कहता है। तो आंसर जो है इसका 18 नंबर का क्या होना चाहिए? सी होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोर्स, यानी लंबी अवधि की ऊर्जा भंडार, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चले। अगला सवाल कहता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफ्टन डिस्कस इन द कॉन्टेक्ट, यानी ये जो है बायोटेक्नोलॉजी से सवाल है। कहता है कि झिल्ली बायोरिएक्टर पर अक्सर चर्चा की जाती है, इसके संदर्भ में हमें बात कही जाती है कि एसाइटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्या इसका सही है पॉइंट? कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वही मतलब कहने का मतलब है कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी नहीं है ये झिल्ली बायोरिएक्टर। दवा वितरण नैनो प्रौद्योगिकी है क्या? ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो है वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नहीं है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकियां हैं। 20 नंबर का सवाल, कंसाइडर द फॉलोइंग, बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेट, ईंधन सेल, वही छत पर सौर फोटो वोल्टिक इकाई। तो 20 नंबर का जो है आंसर क्या होना चाहिए? 20 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर पहले सवाल पूरा कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द एबव कंसाइडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, इन सभी में से कितने में जो है उपरोक्त में से कितने में जो है वितरण ऊर्जा संसाधन माना जाता है? तो आंसर जो है डी होगा, ओनली 4, ऑल चारों में। जैसे पॉइंट है, जैसे बैटरी का आता है, बैटरी स्टोरेज, तो दी स्टोर एनर्जी एंड कैन बी डिप्लॉयड विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और द कंज्यूमर इन मेकिंग द DERS biomass generator. This can be small scale and located near the biomass sources, ठीक है। फ्यूल सेल सिमिलर टू बायोमास जनरेटर। तो यहाँ पर काफी सारे चीजें हैं, ये हमें याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर, ज्योग्राफी से अब सवाल आएगा। अब ज्योग्राफी से सवाल आएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी सवाल है। द रेड सीज रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। कहता है लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा हो। दूसरा, नदियों से कोई पानी लाल सागर में प्रवेश नहीं करता। तो 21 नंबर का राइट आंसर जो है क्या होना चाहिए? सी होगा। बोथ ए एंड टू जो है दोनों हमें सही बताता है।
कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Point 2, statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. यानी कथन एक, आने वाली हवा से वायुमंडलीय अधिक गर्म होती है, स्थलीय विकिरण की तुलना में सौर विकिरण अधिक प्रभाव शक्ति होती है। कथन दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग दैर्घ्य के अच्छे अवशोषण है, विकिरण है। उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? उपरोक्त कथन जो है सही है, तो आपका आंसर जो है 22 का क्या होना चाहिए? डी होगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। कंसाइडर द फॉलोइंग, पहला स्टेटमेंट कहता है, कथन एक कहता है कि थिकनेस ऑफ द ट्रांसफोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मस्ट ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। यानी पॉइंट 1 कहता है कि जैसे कि कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा पर ध्रुवमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कथन दूसरा कहता है कि भूमध्य रेखा पर ऊष्मा का परिवहन बहुत अधिक होता है, प्रबल संवहन धाराओं द्वारा ऊंचाई पर क्या होता है? पहुंचाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, ये हमको बताना है। तो 23 का राइट आंसर ए होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 जो है एक्सप्लेन करता है 1 को काफी अच्छे से। ठीक है, which of the following is are correct inferences from isothermal map in the month of January? यानी जनवरी माह में समतापी मानचित्र में मानचित्र से निम्नलिखित में से कौन सा से जो अनुमान जो है वो सही है? तो भूगोल से सवाल, आपका फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल आता है, कहता है पॉइंट, इन दोनों में से पॉइंट जो है वो कौन सा सही है हमें पूछता है 24 नंबर का। तो 24 नंबर का आंसर जो है ए होगा। ओनली वन बात यहाँ पर सही दिखाता है, the isotherms radiated to the north over the ocean and to the south over the continent। ये पॉइंट हमें सही बताता है। समतापी रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर विचलित हो जाती है और वह ठंडी महासागरीय धारा जो दूसरा पॉइंट हमको बताता है वो गलत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है 25 नंबर का कि which of the following countries are well known as the two largest cocoa producer in the world? कहता है निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में दो सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो आंसर जो है क्या होना चाहिए? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, कोटे डी आइवर और घाना, याद रखना। With reference to the Himalayan river joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? यानी प्रयागराज में पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा में मिलने वाली हिमालय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? 26 नंबर का। 26 का आंसर जो है वो आपका बी होगा, गोमती घाघरा गंडक कोसी। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी। पहला स्टेटमेंट कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि रेनफॉल रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, यानी वर्षा अपेक्ष के कारणों से एक है। ठीक है, और चट्टानों का वो भी। और दूसरा पॉइंट, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, यानी वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरा, वर्षा के पानी में वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है। तीनों में से सही कौन सा बात है ये हमको बताने को कहता है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका 27 नंबर का क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 जो है एंड 3 जो है आर करेक्ट। ये जो है आपका 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताता है और 1 जो है इन दोनों का एक्सप्लेन सही से करता है। ठीक है, ये याद रखना है। कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग कंट्रीज, Finland, Germany, Norway, Russia. How many of the above countries have a border with the North Sea? सिंपल सवाल है। कहता है निम्नलिखित में से देशों पर विचार करने को होता है, उपरोक्त देशों में से कितने देशों की सीमाएं उत्तर सागर से लगती है? तो 28 का आंसर जो है बी होगा, ओनली 2, जर्मनी से ओनली लगती है। कंसाइडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मैचेस के लिए कौन सा सही इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच कर रहा है किससे, हमें ये बताने को कहता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? ए नंबर। ए इज द राइट आंसर है, ओनली 1। ठीक है, धंधुआर मालवा रीजन में पड़ता है वाटरफॉल, जो धंधुआर जो है मालवा रीजन में पड़ता है, मालवा क्षेत्र में, और ये नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी सवाल देखो कुछ उसी तरह से है, मैच करने का सवाल कहता है। तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका बी,
ओनली टू सही है। अब टू में क्या है, यूरोप रीजन है, क्षेत्र है। नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, जो अल्प्स माउंटेन रेंज आता है उसके अंदर। वही टाइप्स ऑफ माउंटेन कैसा है, वो ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। चलिए अगला सवाल, ये भी मैच करने का सवाल आ रहा है, मैच करने के सवाल आ रहा है तो हमें मैच करना पड़ेगा। इसका आंसर जो है डी होगा, नन। इनमें से जो है जितने भी आपको मैचिंग दिख रहे हैं वो सारे के सारे गलत। कंट्रीज और एनिमल फाउंड इन द नेचुरल हैबिट्स के थ्रू, गलत। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग descriptions, फिजिकल ज्योग्राफी सवाल है। यहाँ पर कहता है पहला पॉइंट, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, यानी वार्षिक और दैनिक तापमान सीमा कम। दूसरा, वर्षा पूरी वर्ष होती है यहाँ पर। तीसरा जो है वर्षा 50 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेमी के बीच होता है। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट है यहाँ, किस प्रकार का जलवायु है यह, ये जो है, ये जो है आपका एक मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु है। With reference to Coriolis force, which of the following statement is are correct? यानी कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको पूछता है। पहला कथन है कि इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वाइंड वेलोसिटी, इट मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। पहला, यह जो है हवा के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। तो 33 का राइट आंसर जो है क्या होना चाहिए, 33 का राइट आंसर सी होगा। बोथ 1 एंड 2 जो है करेक्ट। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंसेस ए सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से कौन सा से जो अक्षांश क्या 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य की रोशनी का अनुभव करते हैं। तो आंसर जो है, आंसर जो है क्या होना चाहिए, आंसर जो है इसका डी होगा। 2 और 4 से इक्वेटर में और एक आर्टिकल सर्कल में। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल peatland which hold about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denote that reason? 35 का सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय पिटलैंड है, जिसमें जो है जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्षों के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का भंडार है और जिसके संभावित विनाश से वैश्विक जलवायु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र को दर्शाता है, कौन सा क्षेत्र? 35 का आंसर जो है क्या होना चाहिए, बी, कॉन्गो बेसिन। कंसाइडर द फॉलोइंग प्लांट्स, कंसाइडर द फॉलोइंग प्लांट, जितने भी प्लांट्स को कंसाइडर करने का आता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली, यानी उपरोक्त में से कितने मटर परिवार से संबंधित है। तो आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ऑल थ्री। ग्राउंडनट भी है, हॉर्स ग्राम भी है, सोयाबीन। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, मिसलेनियस सवाल है। आंसर क्या होना चाहिए इसका, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इस प्रकार। तो द एवरेज नंबर ऑफ द लाइव बर्थ ए वुमन वुड हैव बाय एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, एक महिला की प्रसव आयु के अंत तक जीवित जन्मों की औसत संख्या, ये हमें बता। अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, वाटर वेपर विचार करने को होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ये पूछता है। पहला पॉइंट कहता है कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा जो है ऊंचाई के साथ घटती जाती है। दूसरा, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। तो नीचे दिए गए कोड में आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ओनली वन सही। इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट से सवाल है, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट से सवाल है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी ईपीए, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emission? चलेंगे अगले सवाल पर। अकॉर्डिंग टू कहता पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, इसका आंसर जो है आपका डी होगा, पावर प्लांट यूजिंग जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू होता है। स्टेटमेंट 1,
पहला स्टेटमेंट कहता है द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ये कौन-सा है? ये कौन-सा आपका सवाल है? इसका आंसर जो है आपका क्या लगाना है? पहला मतलब पॉइंट में कहता है कि जो यूरोपीय संसद है उसने मंजूरी दी कि हाल ही में नेट जीरो जो है उद्योग जो है अधिनियम पारित किया। दूसरा यूरोपीय संघ 2040 तक जो है अधिनियम पारित किया गया कि मतलब 2000 तक जो है कार्बन तटस्थ प्राप्त करना चाहता है और इसका जो है इसलिए उस समय तक जो अपनी सभी स्वच्छ तकनीकें हैं विकसित करने का लक्ष्य रखता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है पूछता है तो आंसर सी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट लेकिन स्टेटमेंट जो है 2 इनकरेक्ट। कंसाइडर द फॉलोइंग पूछता है तो ये प्रोटोक्लास्टिक डेब्रिस, आइस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्ट्स। यानी कि यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो बात करें जैसे हमें आपको पायरोक्लाइट्स मालवा दिख रहा है, राख और धूल दिख रहा है, नाइट्रोजन गैस दिख रहा है, सल्फर यौगिक दिख रहा है। इनमें से कितने ज्वालामुखी उत्पादक है ये पूछता है, ठीक है? ज्वालामुखी उत्पादक विस्फोट है ये पूछता है। तो 41 का राइट आंसर जो है डी होगा। ये ऑल 4 चारों जो है यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोटक। दी ऑर्गेनिम्स सिकाडा, फ्रॉगहोपर एंड पॉन्ड स्कैटर आर यानी जीव, सिगाड़ा, वही फ्रॉगहोपर, पॉन्ड स्कैटर ये सब जो है क्या है? ये सब जो है आपका बात कर लेते हैं सी नंबर यानी इंसेक्ट कीड़े हैं। कीड़े-मकोड़े, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहता है। कथन एक है कि बाजार में मिलने वाली कई च्युइंगम गम्स जो है पर्यावरण प्रदूषण का एक स्रोत माना जाता है। दूसरा कथन द्वितीय कई च्युइंगम गम से गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। ये भी हमको याद रखना है। तो 43 का आंसर जो है क्या होना चाहिए? 43 का आंसर जो है ये होगा स्टेटमेंट 1 और दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉलोइंग में पहला लायन डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन यानी शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता। दूसरा अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीता दहाड़ता नहीं। नए शेरों के विपरीत नए तेंदुए गन द्वारा अपने क्षेत्र की घोषणा नहीं करते। तो आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? इन सभी में से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए होगा। 1 और 2 जो है दोनों बात यहाँ पर आपको सही दिखता है लेकिन 3 जो है गलत है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स? मिसलेनियस सवाल है। पहला आपका पॉइंट कहता है कि जो निम्नलिखित में से कौन-सा जो है 100 मिलियन किसान के बारे में सही वर्णन है? यह जो है खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जो शुद्ध शून्य कार्बन प्राकृतिक संगठनात्मक है और जिसका उद्देश्य जो है किसी लचीलापन बढ़ाना है। और दूसरा पॉइंट कहता है यह एक जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क है जो हमें रुचि रखते हैं। ठीक है? तीसरा एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा के एक एक साथ जो है एकत्रित यह प्रदाता ब्लॉकचेन पर आधारित है जो खरीदारों, विक्रेताओं और तीसरे पक्षों को उर्वरकों का शीघ्रतापूर्व और सुरक्षित रूपों से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है ए होगा, ठीक है? ए होगा। याद रखना पॉइंट 1 सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज़ अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन एन इंसेक्ट दैट हैज़ कोएवोल्वड विथ इट है एंड दैट इज़ द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्रीज़। बायोडायवर्सिटी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? यानी निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐसा कीट के साथ अनोखा संबंध दर्शाता है जो इसके साथ सही विकसित से हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस वृक्ष का परागित कर सकता है? तो 46 का राइट आंसर जो है ए होगा। फिग, फिग याद रखना, ठीक है? चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को तितलियाँ हैं, मछली है, यहाँ पर है, ठीक है? फ्रॉग्स है। तो यहाँ पर कहता है कि उपरोक्त में से कितने प्रजातियों की वैशाली प्रजातियाँ हैं? इन तीनों में से पूछ रहा है, ठीक है? तीनों में से। तो कौन-सी वैशाली प्रजातियाँ हैं? 47 का आंसर सी होगा। ये तीनों जो है ये क्या है? विषाली मतलब विषैली प्रजातियाँ है, यानी विषैली मतलब पॉइज़न प्रजाति, पॉइज़न स्पीशीज़। बटरफ्लाई समझ लो, तितली जो खूबसूरत है, मछली जो है खाती हो, फ्रॉग जो है, ये सब जो है एक विषैली प्रजातियाँ हैं, ठीक है? कंसाइड द फॉलोइंग हाँ, काट अगर लें तो कुछ भी हो सकता है। देखो कैश्यू, पपाया, रेड सैंडल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव दीज़ आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? यानी
काजू, पपीता, लाल चंदन उपरोक्त वृक्षों में से कितने वृक्ष जो है वास्तव में भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं। जितने वृक्ष हैं इनमें से भारत में उगते हैं। यहीं के पहले पेड़ थे। हो सकता है बाहर गए होंगे लेकिन पहला यहाँ पर उगाया जाता था, अभी भी उगाया जाता है। मूल निवास इनका कौन? आंसर ए, ओनली वन। 48 का ओनली वन कौन-सा? तो काजू, याद रखना। काजू जो है हमारे देश की। अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance PFAS that are used in making many consumer products consider the following statement। ठीक है, 49 का आंसर क्या होना चाहिए? 49 का आंसर जो है क्या होगा? इसका आंसर जो है 2 पॉइंट्स है तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका आंसर आपका डी होगा। 1 और 2 और 3 तीनों सही है। जैसे पीएफएस खाद एवं जो है खाद पैकेजिंग सामग्री पेयजल में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। दूसरा, पीएफएस पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होते। तीसरा, पीएफएस के लगातार संपर्क में रहने से पशुओं के शरीर में जैव संचय होता है। तो अब यहाँ पर आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। कैरेबिड बीटल्स है, सेंटीपेड्स है, फ्लाइज़ है, टर्मिट्स है, वास्प है। तो जितने भी यहाँ पर आपको दिख रही है परजीवी प्रजातियाँ उपरोक्त में से कितने स्थानों पर पाई जाती है? तो आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? बी होगा। ओनली 3 3 जो है ये आपके पाए जाते हैं। चलिए, सो हमने आज जो है इसका पार्ट 1 लेके आए थे जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे और ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल था क्योंकि ये सब सारे सवाल जो है एग्ज़ाम में आए हैं आपके, ठीक है? तो बाकी आगे इस तरह से हमारा सीरीज़ चलते रहेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।